हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे एंड उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपको आते होंगे। तो दोस्तों, पहला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि DGFT का मुख्यालय यानी कि विदेश व्यापार महानिर्देशालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, मुंबई में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, नई दिल्ली में है, या इनमें से सभी में जगह है। तो ये जो पड़ता है किसका, DGFT का हेड ऑफिस पड़ता है बेटा, वो नई दिल्ली में पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सो वेल, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगला सवाल आता है आपका, हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बोला गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति करते हैं। तो बेसिकली इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो क्यों करेंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि ये बॉडी जो है ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के भाग 5 में डिफाइन की गई है। तो उस नाते इसकी जो नियुक्ति होगी, ठीक है, मैंने हमेशा बताया जितने भी संवैधानिक निकाय होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमेशा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 370 विच अमंग स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर एग्जिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन। बोला गया है, अनुच्छेद 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, भारतीय संविधान में किस किस के बीच ये हुआ था। ठीक है, तो ये जो मतलब आर्टिकल 370 जो कि बहुत ही ज्यादा विवादों में भी रहा। ठीक है, तो ये एक विशेष दर्जे का है। तो ये किस किस के मतलब में इसका समझौता हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड द फारूक अब्दुल्ला। दूसरा आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महाराजा हरि सिंह। तीसरा है वल्लभ भाई पटेल एंड महाराजा हरि सिंह, या मोहम्मद अली जिन्नाह एंड जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये जो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड महाराजा हरि सिंह के बीच में बेसिकली हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा, इनके बीच में हुआ था। अगला आता है, which statement is not concept which statement is not correct about the Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, आगे क्वेश्चन में जाएंगे। विच इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। तो आपके ऑप्शन है, सिक्किम का अपना संविधान है, अरुणाचल प्रदेश का अपना संविधान है, मेघालय का अपना संविधान है, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी का अपना संविधान नहीं है। तो गाइस, करेक्ट आंसर डी है, इन सभी का एक संविधान है जो कि भारतीय संविधान है, जिसे बनाने में 2 साल, याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, यानी कि 2 years 11 days 18 months, सॉरी, 2 years 11 month एंड 18 days का टाइम लगा था। और मैं आपको बता दूं, 64 लाख रुपीज का टोटल खर्चा आया था। ठीक है, 64 लाख रुपए का। और याद रखिएगा, 60 कंट्री यानी कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था जब भारतीय संविधान बना था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ऑर्गेनाइजेशन कम। ठीक है, तो बोला गया है कि विदेशी व्यापार। ठीक है, तो याद रखिएगा, विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार महानिर्देशालय DGFT संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एंड उद्योग मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, या मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ओके गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन आता है, when the Directorate General of Anti-Doping and Allied Duties was constituted।
ये when the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties was constituted. डंपिंग रोधी ठीक है, डंपिंग रोधी संबद्ध शुल्क महानिर्देशालय का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था, 1988 में हुआ है, 1963 में या 1958 में? तो 1985 में, तो 1998 में इसका बेसिकली गठन हुआ था। सो वेल, आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये जो था 1991 की लिबरलाइज पॉलिसी जो थी, ठीक है, तो 91 की जो लिबरलाइज पॉलिसी थी, जिसमें 3 तरह के एस्पेक्ट दिए गए थे। उदारीकरण का एस्पेक्ट दिया गया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस एजेंसी को बनाया गया था, और निजीकरण। ठीक है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस एजेंसी को बनाया गया था। सो वेल, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट लोकायुक्त ऑफिस इज, एक मिनट गाइस, मैं एक बेहतर पेन ले लेती हूँ। विच स्टेट्स लोकायुक्त ऑफिस is considered to be a strongest in the term of power and scope। मतलब बोला गया है शक्ति और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य के लोकायुक्त का कार्यालय सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है पावर एंड स्कोप में कौन से मतलब राज्य के लोकायुक्त का कार्यालय सबसे मजबूत कार्यालय माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है बिहार का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, या महाराष्ट्र का। तो बच्चे, आंसर आपको मैं बता दूं, कर्नाटक का जो लोकायुक्त का जो ऑफिस होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफिस माना जाता है। कहाँ का? कर्नाटक का। लोकायुक्त की अगर मैं बात करती हूँ ना गाइस, लोकायुक्त, ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं अगर लोकायुक्त की अगर बात करूंगी, तो जो लोकायुक्त होते हैं ना, वो दो वर्ड से बन के बना है, लोक प्लस आयुक्त। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लोक प्लस आयुक्त से बन के मिला हुआ है लोकायुक्त। इसका मतलब होता है भारत के, देखिए, राज्यों द्वारा गठित, भारत के राज्यों द्वारा गठित गठित भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी विरोध भ्रष्टाचार रोधी संस्था। ठीक है, याद रखिएगा, गठित भ्रष्टाचार रोधी भ्रष्टाचार रोधी ठीक है, याद रखिएगा, भ्रष्टाचार रोधी संस्था। ठीक है, जो करप्शन को कम करने की बात करती है। एक्चुअली देखिए, एक होता है लोकपाल, एक होता है लोकपाल। ठीक है, एक तो होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त में इतना अंतर है कि जो लोकपाल होता है ना, वो सेंट्रल बॉडी के लिए होता है, यानी कि फॉर द सेंट्रल। बट अगर मैं लोकायुक्त की बात करती हूँ, तो लोकायुक्त स्टेट के लिए होता है। तो स्टेट के द्वारा ही इसे गठित किया जाता है। कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अगर पूछ ले तो इसे आप एम्बर्समैन भी कहते हैं, दर्ज किया जाता है, इसे आप एम्बर्समैन के नाम से भी जानते हैं, एम्बर्समैन। कितने साल का टाइम पीरियड होता है? तो ये 5 साल के लिए बनते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 5। ठीक है, तो कितने साल के लिए बेसिकली बनेंगे? 5 साल के पीरियड के लिए ये बनाए जाते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए बनाए जाते हैं? 5 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं। बच्चे, मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी कंट्री का नाम पढ़ें या किसी भी स्टेट का नाम पढ़ें, ठीक है, तो अगर आप किसी कंट्री का नाम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि उसकी कैपिटल क्या है और प्लस उसकी करेंसी क्या है। यानी कि उसके कैपिटल एंड करेंसीज आपको सबसे पहले पता होने चाहिए कि उस स्टेट का कैपिटल क्या है और वहाँ का करेंसी क्या है। ठीक है, अगर आप कभी करेंसी या फिर कंट्री या स्टेट का नाम पढ़ते हैं तो, ठीक है, तो एम्बर्समेंट सिस्टम के बारे में यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है बेटा।
हु अपॉइंट द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त, यानी कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। लोकायुक्त की नियुक्ति जो करते हैं वो कहते हैं राज्य के राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, पहला। दूसरा आता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। तीसरा आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, when did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 come into force? मतलब बोला गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? मतलब कि ये जो अधिनियम था ये कब लागू किया गया? जनवरी 2013 में लागू हुआ है, मई 2013 में लागू हुआ है, दिसंबर 2013 में लागू हुआ है, या जनवरी 2013 में लागू हुआ है? तो इसको कब इसको मतलब लागू कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जनवरी 2013 में लागू किया गया। ये बहुत ही ज्यादा विवादित मतलब एक बिल था, बहुत बहुत ज्यादा विवादों में रहने वाला एक ये बिल रहा है। ओके गाइस, तो बच्चे मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी इसके बारे में जस्ट आपको मैं बता देती हूँ कि इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। तो चलिए, फॉर द सम फैक्ट्स। फाइन गाइस, तो हमें कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो कुछ फैक्ट्स के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं, तो लोकपाल, अगर मैं बात करती हूँ लोकपाल की, ठीक है, तो लोकपाल की जो ये आधिकारिक तौर पर जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लोकपाल की शुरुआत, ये शुरुआत हुई थी स्वीडन में। ये याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? इसकी शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वीडन में इसकी ठीक है शुरुआत हुई है 1809 में, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकपाल या ये जो लोकायुक्त नाम होता है, ठीक है, लोकपाल या लोकायुक्त, ये नाम किसने सजेस्ट किया था कि भैया लोकपाल या लोकायुक्त? ये जो वर्ड सजेस्ट जो किया था ये LM संघवी ने किया था। याद रखिएगा, LM सिंघवी ने इस वर्ड को सबसे पहले सजेस्ट किया था कि लोकायुक्त या लोकपाल नाम जो है LM संघवी के द्वारा ये वर्ड सजेस्ट किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि इसे किसने सजेस्ट किया, कहाँ से शुरुआत हुई है? स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहाँ से शुरुआत हुई है? स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछता है सेंटर लेवल पे क्या होता है, सेंटर लेवल पे लोकपाल होता है, और स्टेट लेवल पे अगर पूछता है तो लोकायुक्त होता है। याद रखिएगा, लोकायुक्त। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो वेल, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज मैंने आपको बेसिकली बताई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम मूव आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज, which was the first Indian state to stabilize the institution of लोकायुक्त? बोला गया है लोकायुक्त की स्थापना, लोकायुक्त की संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? मतलब कौन से राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले कौन सा राज्य में लोकायुक्त की स्थापना हुई? तो बिहार में हुई, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो सबसे पहले जो बेटा हुई थी वो महाराष्ट्र के अंदर लोकायुक्त की स्थापना करी गई थी। आपको अगर पूछता है कि भारत की पहली महिला हाईकोर्ट की जो जस्टिस बनी थी, कौन बनी थी? लीला सेठ बनी थी। याद रखिएगा, लीला सेठ, लीला सेठ बनी थी, ठीक है, हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की कौन, सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी थी? फातिमा बीबी,
ठीक है, फातिमा बीवी बनी थी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर आपसे पूछ लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो वो बनी थी अन्ना चांडी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अन्ना चांडी। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से याद रखिएगा, अन्ना चांडी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आता है, is the oldest known system, which is the oldest known system designed from residual of the citizens grievance। नागरिकों की शिकायतों के लिए निवारण के लिए तैयार की गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली कौन सी है? नागरिकों की मतलब परेशानियों को जानने के लिए सबसे ज्ञात प्रणाली कौन सी है? तो ओम्बड्समैन सिस्टम है, पहला आता है लोकपाल प्रणाली। ठीक है, पहला आता है लोकपाल प्रणाली यानी कि ओम्बड्समैन सिस्टम। यानी कि देखिए क्या होता है कि नागरिकों की जो प्रॉब्लम होती है, क्या एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी भ्रष्टाचार संबंधी प्रॉब्लम है या करप्शन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाएंगे? जनरली आप पुलिस के पास जाएंगे या हम प्रशासन के पास जाएंगे। अगर वो प्रशासन जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए, तो आप क्या करेंगे? तो प्रशासन के पास जाने पे अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता, तो दैट इज फॉर यू द ओम्बड्समैन सिस्टम। ठीक है, लोकपाल प्रणाली उसके लिए दी जाती है। लोकपाल प्रणाली में क्या होता है, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी जो लोग होते हैं उनके भी खिलाफ ये सिस्टम होता है। अगला आता है लोकपाल। तो करेक्ट आंसर द ओम्बड्समैन सिस्टम। ओम्बड्समैन सिस्टम के अंदर ही लोकपाल और लोकायुक्त दोनों आते हैं। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मतलब जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर आप कह सकते हो अन्य न्यायालय, जितने भी और न्यायालय होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर याद रखिए, भारत के अंदर अगर राष्ट्रपति जी का पोस्ट मैक्सिमम 6 महीने यानी कि 6 मंथ तक वेकेंट रह सकता है, याद रखिएगा, वेकेंट 6 मंथ तक रह सकता है। और जब राष्ट्रपति नहीं है तो उस पोस्ट को उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस पोस्ट को याद रखिए कौन संभालता है? पहले तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इस पोस्ट को कौन संभालेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट में यू यू ललित उलित उदित ललित करंट में इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो उस पोस्ट को जो संभालेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपसे सवाल पूछता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी संरचना कौन से संविधान के अंदर आती है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 124 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल, इसका गठन, इसकी संरचना 124 में आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द 124 इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल। मतलब उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? रिट क्या होते हैं बच्चे? रिट बेसिकली भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। और ये संविधान में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट होते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का खनन होता है या मौलिक अधिकारों का शोषण होता है तो रिट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो रिट जारी किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी दी गई है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किए गए हैं। ओके, अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्हें डिफाइन किया गया है। तो जो रिट होते हैं उच्च न्यायालय के रिट जो जारी किया जाता है वो आर्टिकल, देखिए रिट जारी करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकती है और हाई कोर्ट से भी। अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगी, और अगर हाई कोर्ट करती है तो वो 226 के तहत जारी करेगी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 226। ठीक है, 5 प्रकार के रिट है। एक है हैबियस कॉर्पस, याद रखिएगा, एक होता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, मैं रिट आपको जनरली पढ़ाऊंगी पर अभी मैं रिट नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं पूरा मतलब एमसीक्यू करा रही हूँ। हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, याद रखिएगा मेंडामस, क्यू वारंटो, याद रखिएगा क्यू वारंटो, मेंडामस, क्यू वारंटो। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, क्यू वारंटो, सर्स्यूरी, याद रखिएगा सर्स्यूरी। और एक है प्रोहेबिशन, प्रोहेबिशन। ठीक है, ये साथ में लिखना है। ओके, तो ये 5 प्रकार के रिट भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो आर्टिकल 32। देखिए
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा संविधान का जो आर्टिकल कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने कोई जुर्म किया है, तो पुलिस जब उसे पकड़ रही है तो उसे उसका रीजन यानी कि उसका कारण बताएगी। अगर उसका रीजन बताना कंपलसरी है, मान लीजिए पुलिस ने उसको रीजन नहीं बताया, ठीक है, अगर उसने रीजन नहीं बताया तो ठीक है, आप पूछ पूछ के परेशान है पर आपको रीजन तो नहीं बताया, तो अगर वो रीजन नहीं बताया है तो आप अपने रिट के तहत, और आपकी अवैध गिरफ्तारी की है, क्या की है, आपकी अवैध गिरफ्तारी की है, तो आप इस रिट के खिलाफ जा सकते हैं और अपना मतलब अपना पक्ष रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा न्याय मतलब अनुच्छेद है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 214, आर्टिकल 217, आर्टिकल 226, आर्टिकल 216। तो बच्चे 226 तो रिट जारी करने का है ना, कि हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है अंडर दिस आर्टिकल, तो हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 214, आर्टिकल 217, आर्टिकल 226, 216। तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 217, जो कि मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पे आपको ये आर्टिकल दिया भी हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज टेल मी। मैम नहीं समझ आया दोबारा बता दीजिए, ठीक है, तो हम लोग आपको बता देंगे। अगर नहीं क्लियर है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि अभी उच्च न्यायालय की संख्या पूछी गई है। तो 25 है, 21 है, 28 है, 29 है। तो वर्तमान में बेटा 25 मुख्य न्यायालय है। अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के बारे में एकदम सत्य है, मतलब कि उच्च न्यायालय के बारे में सच कहा गया है। तो इट हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन, पहला आता है इसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहला ये आता है कि यह एक ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन है, यानी कि इसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, पहला। अगला आता है, इट एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियली रिव्यू, ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यूज होते हैं उन्हें एंजॉय करता है, एंजॉय यानी कि उनको शक्ति दी गई है। जुडिशियल रिव्यूज भारतीय संविधान में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिए गए हैं। अगला आता है, इट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ लॉ, यह कानून की अदालत के रूप में काम करता है, यानी कि ये एक तरह का अदालत के रूप में काम करता है, ये एक अदालत है। या अगला आता है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज द डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, इसके सभी उत्तर एकदम सही हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज टेल मी। मैम नहीं समझ आया दोबारा बता दीजिए, वट एवर, ओके, पर आप पूछ सकते हैं अगर नहीं क्लियर है तो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, द नेक्स्ट वन इज, Which of the following articles deal with the impeachment of the president? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल महाभियोग से संबंधित है।
ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आ रहा है हमारा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, लोकसभा में कितने परसेंट तक उसकी टोटल स्ट्रेंथ की कितने प्रतिशत मतलब एक पार्टी हो सकती है, जो भी अभी उसमें है तो 15% होती है। अगला आता है आर्टिकल 65, आर्टिकल 62, आर्टिकल 64, आर्टिकल 61। तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, महाभियोग का मतलब क्या होता है, महाभियोग का जो प्रोसेस लिया गया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। ये कहते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी कि रिमूवल प्रोसेस, राष्ट्रपति का रिमूवल प्रोसेस बेसिकली महाभियोग कहलाता है, कि राष्ट्रपति जी को किस तरीके से हटाया जा सकता है ना। तो रिमूवल प्रोसेस जो होगा वो बेसिकली महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो यहाँ पे आता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये हमेशा पार्लियामेंट से शुरू किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट से इसे हमेशा शुरू किया जाता है। और 2/3 की मेजोरिटी, ठीक है, याद रखिएगा 2/3 की मेजोरिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 2/3 की मेजोरिटी मिलना जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट से इसलिए हटा, पार्लियामेंट से प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, और सभी रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, बल्कि एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो भी बेसिकली राष्ट्रपति को कभी भी उनके कार्यकाल से पहले हटाया नहीं जा सकता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े चेंजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है। याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम आपके हमारे जैसी वोटिंग सिस्टम नहीं होती है, कि जो जहां पर हम वोट देने जा रहे हैं, हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने पार्टी दी होती है, बीजेपी का मतलब XYZ, 3 कैंडिडेट खड़े हैं। इनमें बटन होते हैं कि आपको किसी एक बटन में मतलब क्लिक करके किसी एक को चुनना होता है। ठीक है, ये हो गया एक कॉमन कॉमन वोटिंग। ठीक है, ये क्या हो गई, एक कॉमन वोटिंग हो गई। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति के वोटिंग का सिस्टम जो मैनर है आर्टिकल 53 में दिया, 454 में दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो उनके चुनाव में क्या होता है, उनके सेना चुनाव में प्रेफरेंस होती है। मतलब आपको किसी एक को नहीं, जितने उम्मीदवार खड़े हैं किसी एक को नहीं चुनना, आपको सबको वोट देना है। जैसे कि ABC 3 वोटर चुने गए हैं, तो इसमें हमारी तरह इस ऐसे निशान नहीं दबाना है। इसमें 1 प्रेफरेंस, 2 प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस, 2 प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस, 1 प्रेफरेंस, इस तरीके से प्रेफरेंस देनी होती है। जिसको ज्यादा पहली प्रेफरेंस मिलती है वो अब आगे चुनाव के लिए मतलब वो हो जाता है। और यहाँ पे आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होता है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा के भी प्लस राज्यसभा के भी, दोनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यानी कि लोकसभा के भी सदस्य होंगे और राज्यसभा के सदस्य होंगे। राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, राज्यों की विधान सभा, याद रखिएगा विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं होगा, सभाओं के सदस्य। ठीक है, विधान सभाओं के सदस्य होंगे, विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अब यहाँ पे आता है कि इसमें कौन वोट नहीं कर सकता, कौन वोट नहीं कर सकता, इनमें से कौन से ऐसे होते हैं बच्चे, इसको मैं आपको ब्लैंक पेज में ही समझा देती हूँ, हमारे पास ब्लैंक सीट भी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता, के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता, कौन वोट नहीं कर सकता, यानी कि वोट नहीं कर सकता, उसको वो इजाजत नहीं है। तो पहले आता है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, यानी कि देखिए जब राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, यानी कि मनोनीत सदस्य कितने सदस्य होते हैं मनोनीत, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, वो गलत लिख दिया मैंने, स्ट्रेंथ वो होता है 250, ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ 250 हो गया। 238 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह से आते हैं, और बाकी 12 सदस्य बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जी उन्हें मनोनीत करते हैं। तो ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें तो खुद राष्ट्रपति ने चुना है, तो वो दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, याद रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, सभाओं के मनोनीत सदस्य, यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वो भी इसमें बेसिकली नहीं आएंगे, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र प्रशासित राज्यों के मनो दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य, जो भी यहाँ पे मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, फॉर दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये सदस्य मनोनीत जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य किए जाते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। कितने समय का कार्यकाल होता है, तो 5 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। तो गाइस ये बात आपको डेफिनेटली समझ आ गई होगी, जहां तक मेरी उम्मीद है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज एंड दिक्कत तो प्लीज पूछ लीजिए कि मैम समझ नहीं आया, दोबारा बता दीजिए, वट एवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इनमें से बोला गया है कि राष्ट्रपति के अनुच को, मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, यानी कि टेन्योर से संबंधित है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 56, आर्टिकल 55, आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति के टेन्योर से, यानी कि उनके समय काल से संबंधित है, जो कि 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 ईयर्स का उनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टोटल 5 साल का टाइम पीरियड होता है। द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो संबंधित है वो महाभियोग से संबंधित है, याद रखिएगा किससे संबंधित है, महाभियोग से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत, चलिए, ओके, ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अभी सिर्फ स्टडी में फोकस करेंगे, आंसर करेंगे, तो सारे स्टूडेंट सभी आंसर भी करें, ओके। तो चलिए, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बोला गया राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन उसको करता है। अटर्नी जनरल महान्यायवादी करते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव विधायिका के सदस्य करते हैं, पार्लियामेंट करती है यानी कि संसद के द्वारा किए जाते हैं, या प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो प्रक्रिया संसद के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 61 के तहत, याद रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत ये प्रक्रिया जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, which one of the following article deal with the pardoning power of the president, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। मतलब देखिए राष्ट्रपति को एक शक्ति दी जाती है कि वो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो शक्ति दी गई, ठीक है, तो वो किस में दी गई है, आर्टिकल 71, आर्टिकल 74, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75। तो ये आर्टिकल 72 में दी गई है कि राष्ट्रपति को एक पावर दी जाती है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति है पावर कि भाई वो क्या करेंगे,
ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों कुछ राष्ट्रपति से संबंधित वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आई वांट टू शेयर विद यू। कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो कि वो प्रमुख होंगे राष्ट्र के। ठीक है, तो ये आर्टिकल यानी कि पूरे देश के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल 52 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया है कि ये भारत के राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले नागरिक होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गणतंत्र गणराज्य के प्राथमिकता के अनुसार, यानी कि गणतंत्र राज्य की प्राथमिकता के अनुसार मतलब सर्वप्रथम होते हैं, सर्वोच्च अधिकार होते हैं इनके पास। याद रखिएगा सर्वोच्च अधिकार होते हैं इनके पास। ठीक है, किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास हमेशा सर्वोच्च अधिकार होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आता है द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 53 बोलता है संघ की कार्यकारी शक्ति। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है, संघ की कार्यपालिका आप इसे कह सकते हैं, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपसे पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला आता है आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इसके अंदर आता है कि इसमें कौन कौन आते हैं। तो अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी कि इनमें कौन कौन से आएंगे। तो कौन कौन से आते हैं? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदनों के। ठीक है, या फिर वो लोकसभा है या राज्यसभा है, वो दोनों आएंगे। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो विधानसभा होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो विधानसभा होंगी उनके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो सदस्य होते हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं। यानी कि इनका पूरा निर्वाचन मंडल आता है कि कौन कौन भारतीय राष्ट्रपति को चुनाव दे सकता है। ठीक है, मतलब वहां पे वोट दे सकता है। अगला आता है आर्टिकल 53, 55 सॉरी, आर्टिकल 55 में क्या आता है? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आती है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है कि चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली। याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव डन किया जाता है। ठीक है, दैट इज एकल संक्रमणीय प्रणाली को हम किस नाम से जानते हैं? एकल संक्रमणीय प्रणाली को हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से जानते हैं, जो कि एक प्रेफरेंस वोटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 56, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल बेसिकली दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, तो आर्टिकल 57 भी काफी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति जी के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि पुनः चुनाव से संबंधित है कि पुनर्निर्वाचन कैसे हो सकता है भारतीय राष्ट्रपति का, तो उससे संबंधित है। और आर्टिकल 58 दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये रिलेटेड है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित है
कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आर्टिकल 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव प्रक्रिया है। 56 में कार्यकाल है, जो कि पेपर में पूछा गया था। ठीक है, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तें दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 59 जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें दी गई हैं। क्या दी गई हैं, कार्यालय की शर्तें दी गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें की गई हैं कि मान लीजिए राष्ट्रपति जी अपने पोस्ट को वेकेंट कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो उनकी जगह पे एज अ राष्ट्रपति कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 60, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 60 रिलेटेड टू द राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, उनकी शपथ यानी कि ओथ फंक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 61, याद रखिएगा, आर्टिकल 61 जो रिलेटेड है वो है महाभियोग। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है उससे संबंधित है आर्टिकल 61। ठीक है, तो आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो बच्चे ये कुछ आर्टिकल थे। द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गए होंगे आर्टिकल्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट, सो प्लीज टेल मी। मैम नहीं समझ आया दोबारा बता दीजिए, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ओके ओके गाइस, सो फेल उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा।